Everyone, due to some unavoidable reason, ये थर्ड पार्ट बन रहा है हमारा डायरेक्टर का, जिसमें टाइप्स ऑफ डायरेक्टर कवर होगा। अदरवाइज वो सेकंड पार्ट में ही कवर हो जाने वाला था, बट ड्यू टू माय मिस्टेक ओनली, गलती से पॉज की जगह वो मेरे से रिकॉर्डिंग एंड हो गई। तो ये आपको थर्ड पार्ट मिल रहा है किसका, डायरेक्टर का। हार्डली हाफ एन आवर का ये हमारा कॉन्सेप्ट बचा है डायरेक्टर्स में। सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स तो भाई कवर हो गए। सबसे पहला पार्ट आप देखोगे उसमें क्लस्टर 1 है अपॉइंटमेंट का, क्लस्टर 2 आएगा सेकेंड पार्ट में जो होगा उसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। एंड नाउ क्लस्टर नंबर 3, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। अब डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर। और कौन से डायरेक्टर होते हैं भाई? एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। बस इतना सा। फर्स्ट डायरेक्टर बोलता है हर एक कंपनी, प्राइवेट हो या पब्लिक कंपनी, अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नेम देख के रखा है कि हु इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर, तो वही आपके फर्स्ट डायरेक्टर होंगे। लेकिन आर्टिकल अगर साइलेंट है और आप पे रेगुलेशन 60 लगता है, रेगुलेशन नंबर 60, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके फर्स्ट डायरेक्टर है वो मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम डिसाइड करते हैं। तो मेजॉरिटी बेसिस पे सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम आपका फर्स्ट डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर आर्टिकल साइलेंट है, आप पे रेगुलेशन 60 एप्लीकेबल नहीं होता है, देन ऑल सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल, हर एक सब्सक्राइबर जो इंडिविजुअल है वो डायरेक्टर होगा, क्योंकि डायरेक्टर तो सिर्फ इंडिविजुअल ही हो सकता है। मैम कभी ऐसा हो कि हमारे सब्सक्राइबर सिर्फ बॉडी कॉर्पोरेट ही है, इंडिविजुअल है ही नहीं, क्योंकि सब्सक्राइबर तो कोई भी हो सकता है। तो बोलते हैं ऐसे केस में कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होगा। नो डायरेक्टर अपॉइंटेड अंटिल अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर मेड इन अकॉर्डेंस विद द एक्ट। फिर एक्ट के अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट किया जाएगा और उसका टेन्योर होगा जनरल मीटिंग। फर्स्ट जनरल मीटिंग तक ये लोग अपॉइंटेड रहेंगे, गवर्नमेंट वगैरह अपॉइंट करके देगी। मैम ओपीसी सोल मेंबर ही फर्स्ट डायरेक्टर होता है, ये है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। फिर बोलते हैं वुमेन डायरेक्टर। तो वुमेन डायरेक्टर हर एक लिस्टेड कंपनी को चाहिए और हर एक पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 300 करोड़, पेड अप कैपिटल मोर देन इक्वल टू 100 करोड़, एंड ये लिखना मत भूलना ऑन लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑन लास्ट डेट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर टर्नओवर इक्वल टू ग्रेटर देन 300 करोड़ है, पेड अप कैपिटल इक्वल टू ग्रेटर देन 100 करोड़ है, देन ऑन द लास्ट डेट ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये देखा, तो कम से कम एक वुमेन डायरेक्टर तो चाहिए इनकॉर्पोरेशन से 6 मंथ के अंदर। अगर वुमेन डायरेक्टर की वैकेंसी होती है तो आपको इसे जल्दी से जल्दी पूरा करना है, नॉट लेटर देन। वैकेंसी एट अर्लीस्ट बट नॉट लेटर देन, किससे देर नहीं होना चाहिए, जल्दी तो करो, बस इससे लेट मत करना। 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ वैकेंसी और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज अर्लियर। 3 months फ्रॉम मीटिंग और 3 months ऑफ द बोर्ड मीटिंग और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, या फिर 3 months फ्रॉम द वैकेंसी, 3 months वैकेंसी से एंड नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज, यहाँ पे क्या आएगा, लेटर। यहाँ लेटर है, तो इतने में आपको क्या करना है, पूरा करना है। अब सपोज करो कंपनी में 2 डायरेक्टर है, दोनों वुमेन डायरेक्टर है, वुमेन है तो डायरेक्टर है। अब ये यहाँ पे हमारी ये वाली डायरेक्टर अगर चली जाती तो क्या ये जरूरी है कि मुझे वैकेंसी फुलफिल करना है? नहीं, क्योंकि एक ही डायरेक्टर होती है। अगर वुमेन डायरेक्टर एक ही होती है और वो जाती तो वो डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर जा रहा है, तो डेजिग्नेटेड वुमेन डायरेक्टर जाता है तभी आपको वैकेंसी फुलफिल करने की जरूरत है, अदरवाइज देयर इज नो सच रिक्वायरमेंट टू फुलफिल द वैकेंसी। तो ये था आपका वुमेन डायरेक्टर। रेसिडेंट डायरेक्टर, कम से कम एक रेसिडेंट डायरेक्टर हर एक कंपनी को चाहिए, जो पर्सन नॉट लेस देन 182 डेज, नॉट लेस देन 182 डेज, 182 डेज से कम ना रहा हो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग नहीं है, इसी फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज से कम ना रहा हो, और नई कंपनी अगर इनकॉर्पोरेट हुई है तो आपको प्रोपोर्शन चेक करना है। अब ये रेलिवेंट इसलिए नहीं है, ये 1920 में कोविड के टाइम अगर कोई बाहर रह रहा है, इंडिया में 182 डेज नहीं रह पाता था तो भी चल रहा था, क्योंकि कोविड में तो सभी लॉकडाउन में कहाँ कहाँ फंसे थे क्या बताएं।
फिर आता है हमारा स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. नाउ इट इज अबाउट स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. सिर्फ लिस्टेड कंपनी, सिर्फ लिस्टेड कंपनी को स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. यहाँ पे जो डायरेक्टर बन रहा है उसे जरूरी नहीं है कि ही शुड बी होल्डिंग द शेयर्स. उसके पास शेयर्स हो या ना हो, वो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बन सकता है. लेकिन जो शेयर होल्डर्स बोलेंगे कि हमें स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए, कम से कम उन शेयर होल्डर्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 20,000 होनी चाहिए. नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स कितना होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 20,000. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द मार्केट वैल्यू, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉमिनल वैल्यू. तो अगर शेयर होल्डर्स बोलते हैं तो, या फिर कंपनी को खुद से लगता है कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो कंपनी अपॉइंट कर सकती है. स्मॉल शेयर होल्डर प्रपोज करेंगे कंपनी को रिटर्न नोटिस के थ्रू, और ये नोटिस अगेन कम से कम 14 दिन पहले तो भेजो मीटिंग के. कम से कम 14 दिन पहले ये लोग क्या करेंगे, नोटिस देंगे जिसमें बताएंगे इस पर्सन को हम प्रपोज करते हैं और इतने लोगों को बोलना पड़ेगा कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर चाहिए. दैट इज 1,000 शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर. 1,000 और 1/10 ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर विच एवर इज लोअर. ये सारे के सारे शेयर होल्डर साइन करेंगे जो प्रपोज कर रहे हैं. इसमें शेयर डायरेक्टर का नाम होगा, उसका क्वालिफिकेशन, उसका एड्रेस होगा, उसका फोलियो नंबर, शेयर नंबर. लेकिन मैम अगर डायरेक्टर के पास शेयर्स ही नहीं है, वो शेयर्स होल्ड नहीं करता, क्योंकि आप ही ने बोला है डायरेक्टर को शेयर्स होल्ड करने की जरूरत नहीं, तो उस केस में सिर्फ उसका नाम, एड्रेस, डिटेल देना है. शेयर नंबर और ये फोलियो नंबर वगैरह नहीं जाएगा. स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर जो है वो साइन करके डिन वगैरह देगा और बताएगा ही इज नॉट डिस्क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, अपना कंसेंट देगा. क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो अपॉइंटमेंट करने में 3 चीजें चाहिए: कंसेंट, रेजोल्यूशन, कंसेंट चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए, अजम्पशन ऑफ ऑफिस चाहिए. तो वो कंसेंट दे रहा है, वो बता रहा है रिजोल्यूशन पास होगा तभी तो तुम मीटिंग में दे रहे हो, तभी तो डायरेक्टर अपॉइंट होगा. तो कंपनी विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर ये कंसेंट किसको भेज देगी? फिर रजिस्ट्रार को भी सेंड करेगी. ये जो शेयर होल्डर, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर बोलते हैं कि ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता है. अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ही कैन बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका डिक्लेरेशन उसे देना पड़ेगा. टेन्योर की बात करें तो नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, ये पर्सन नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, और 3 साल का टेन्योर होता है और ये रीअपॉइंट नहीं होता. 3 साल का कूलिंग पीरियड है. 3 साल तो ये कंपनी में आ ही नहीं सकता. 3 साल क्या नहीं आ सकता, कंपनी में आ भी नहीं सकता. और जब आएगा अब ये तो किसी और कैपेसिटी में आ सकता है, स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर की कैपेसिटी में. अब ये रीअपॉइंट नहीं हो सकता. तो एक चीज हमने कर ली, किस चीज के बारे में? हमारा फर्स्ट डायरेक्टर, रेसिडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर और स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर. अब करने जा रहे हैं छोटे छोटा सा, सबसे छोटा, नॉमिनी डायरेक्टर. याद रखना इन तीनों ही डायरेक्टर्स में अगर आपका आर्टिकल अलाउ करेगा तभी ये अपॉइंट होंगे, नहीं तो नहीं. या फिर अपना आर्टिकल आप क्या करो, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके अपने आर्टिकल को आप अमेंड करो. अगर आपका आर्टिकल अलाउ करता है तभी ये डायरेक्टर्स क्या हो पाएंगे, अपॉइंट हो पाएंगे. और अगर आपके आर्टिकल ने अलाउ, कुछ लिखा ही नहीं आर्टिकल में, तो नहीं अपॉइंट हो सकते. उसके लिए फिर ये कि स्पेशल रिजोल्यूशन से आपको आर्टिकल को अमेंड करना होगा. नॉमिनी डायरेक्टर कौन है? जिसे थर्ड पार्टी अपॉइंट करती है, वो तभी अपॉइंट हो सकता है अगर आपका आर्टिकल अलाउ करे. इसे अपॉइंट करने वाला बोर्ड होता है. अब ये तीनों चीजें यहाँ पे बोर्ड अपॉइंट करता है, यहाँ जनरल मीटिंग नहीं, बोर्ड अपॉइंट करता है. तो बोलता है कि बोर्ड अपॉइंट तभी करेगा जब आर्टिकल उसे अलाउ करता है, क्योंकि जो पावर एक्ट ने शेयर होल्डर को दी बोर्ड को तभी मिलेगी जब आर्टिकल अलाउ करता है स्पेसिफिकली. ये नॉमिनेट कर सकता है डायरेक्टर कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी नॉमिनेट कर सकता है. और सिर्फ इतने सी बात के ऊपर क्वेश्चन है कि किसी कंपनी को बोला गया था आपको आपको नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है, कंपनी ने नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया. नहीं किया, नहीं किया. क्यों? क्योंकि आर्टिकल में नहीं लिखा था. तो वैलिड, तो बिल्कुल वैलिड, क्योंकि आर्टिकल बोलेगा तभी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट होगा. देन एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल की पहले यही आ जाते छोटा, ये भी ऑल्टरनेट डायरेक्टर. ऑल्टरनेट डायरेक्टर क्या है? जब आपका ओरिजिनल डायरेक्टर
इंडिया के बाहर जाता है 3 months और मोर देन 3 months, यह इंटेंशन है कि 3 महीने से ज्यादा हम इंडिया के बाहर जाएंगे। यहाँ जरूरी नहीं है कि कंपलसरी इंडिया के बाद 3 महीने रहना ही पड़ेगा, काम हो गया फिर भी 3 महीने के ऊपर या 3 महीने इंडिया के बाहर हो। इंटेंशन है आपका कि आप 3 महीने के ऊपर या 3 महीने इंडिया के बाहर रहेंगे, तो आपकी प्लेस पे क्या होगा, एक डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे जिसको बोलते हैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर, और ये 165 में ये डायरेक्टरशिप काउंट होती है। पर कौन आपका अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, जो ऑलरेडी हमारी कंपनी में किसी और का अल्टरनेट डायरेक्टर है वो आपका फिर अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं बन सकता, या फिर हमारी ही कंपनी में डायरेक्टर है तो फिर हमारी कंपनी का एक डायरेक्टर दूसरे के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता। डायरेक्टर्स की प्रॉक्सी अलाउ नहीं होती, सिर्फ अल्टरनेट डायरेक्टर अलाउ होते, तो एक पर्सन, एक अकेला पर्सन, इसका भी अल्टरनेट इसका भी अल्टरनेट, और ये पर्सन ओरिजिनल बोलता है कि किसी काम में हाँ करना है और ये वाला बोलता है ना करना है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में वोट करेगा। तो इसलिए बोलते हैं जो ऑलरेडी किसी का अल्टरनेट डायरेक्टर है या कंपनी में डायरेक्टर है वो आपका अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं है। और ये अल्टरनेट डायरेक्टर भी तभी अपॉइंट होगा जब आर्टिकल ऑथराइज करता है। तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो पावर टू अपॉइंट द अल्टरनेट डायरेक्टर ओनली इफ आर्टिकल ऑथराइज, आर्टिकल ऑथराइज करेगा तभी आप क्या कर सकते हैं और ये अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास्ड एट द जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करके, यहाँ पे राइट टू अपॉइंट बोर्ड का है, फिर बोर्ड क्या करेगा, जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करने के लिए दे देगा। अब बोर्ड का रिजोल्यूशन कैसे पास होगा, कैसे भी, चाहे सर्कुलर रिजोल्यूशन करो या किसी भी फॉर्म में करो, सर्कुलर रिजोल्यूशन सेक्शन 175 आपको मीटिंग में पढ़ने को मिलेगा। इस पर्सन का टेन्योर क्या रहेगा, इंडिया में सामने वाला वापस आ जाए तब तक, या फिर उसी का टेन्योर एक्सपायर हो जाएगा तब तक हमारा ऑल्टरनेट डायरेक्टर होल्ड करेगा ऑफिस। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के प्रोविजन ऑल्टरनेट डायरेक्टर के लिए नहीं होते, सिर्फ आपका ओरिजिनल डायरेक्टर। क्यों ऐसा लिखा है, क्योंकि जो काम ओरिजिनल डायरेक्टर के वो सारे काम वो सारे राइट्स ऑल्टरनेट डायरेक्टर के पास भी है, तो क्या ऑल्टरनेट भी रीअपॉइंट हो जाएगा ऑटोमेटिक, नहीं। इसलिए बोल रहे हैं ऑर्डिनरी के ओरिजिनल के लिए है रीअपॉइंटमेंट का स्केड्यूल, ऑल्टरनेट के लिए नहीं है। जिस तरह से फिर मतलब आपके ओरिजिनल डायरेक्टर को 184 दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट करना होता है, तो क्या मैम ऑल्टरनेट डायरेक्टर को भी बिल्कुल उसे भी करना है। लेकिन अगर ऑल्टरनेट डायरेक्टर ने आपकी सपोज करो ऑर्डिनरी डायरेक्टर ने 184 का डिस्क्लोजर नहीं किया तो 167 बोलता है वैकेंसी होगी। तो 167 जब बोलता है कि वैकेंसी होगी तो इन दैट केस आप समझ जाओ कि फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर ओरिजिनल डायरेक्टर का टेन्योर गया, वैकेंसी, तो ऑटोमेटिकली ऑल्टरनेट डायरेक्टर इज ऑल्सो, उसका भी क्या हो गया, वैकेंसी। हर कंपनी पे लगेगा, वैकेंसी होगी और कंसेंट यहाँ भी नीडेड है। तो ये था आपका ऑल्टरनेट। और एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर भी आपका आर्टिकल बोलेगा, तो आर्टिकल ने नहीं बोला है तो फिर एक काम करो, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आप आर्टिकल को अमेंड करो, और फिर क्या कर सकते हो, आर्टिकल अमेंड करके बोर्ड क्या कर सकता है, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं देखो एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना है 152(2) का डायरेक्टर नियम 152(2) जिसमें वही आप क्या करते हो, रिजोल्यूशन, कंसेंट, अजम्पशन ऑफ ऑफिस करते हो, वो नॉर्मल डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होते हैं। यहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर कभी भी 152 वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ बोलते कभी भी क्या है, लगता है कि सपोज करो किसी पर्टिकुलर फील्ड में कोई बहुत अच्छा, उसको एज एन एडिशनल डायरेक्टर रख लो, ये काम आएगा, तो ऐसे केस में हम एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। और कब एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, बोर्ड कैजुअल वैकेंसी फुलफिल करके बोर्ड ने किसी को अपॉइंट किया, अब वो जिसे बोर्ड ने अपॉइंट किया वो उसका भी क्या हो गई, वैकेंसी हो गई, वो चला गया, तो अब ये कैजुअल वैकेंसी नहीं, तो ऐसे केस में भी आप एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करते हो। तो बोलते चाहे सर्कुलर रिजोल्यूशन हो या किसी भी फॉर्म में रिजोल्यूशन हो, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक ये एडिशनल डायरेक्टर रहेगा, या फिर जब ये एनुअल जनरल मीटिंग शुड हैव बीन हेल्ड। अगर आप बार बार जनरल मीटिंग को पोस्टपोन कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ताकि आपका क्या नहीं हो, वैकेंसी नहीं हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। या तो जैसे ही डेट नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की डेट, या फिर जब जनरल मीटिंग हो ही जानी चाहिए थी, दैट इज एनुअल जनरल मीटिंग, विच एवर इज अर्लियर, वहां तक आपका टेन्योर रहेगा। और ये वाला
भी डायरेक्टर रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं होता है, बट देखो वहां पे क्या लिखा है, सिर्फ आपको टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर में नॉमिनी डायरेक्टर को एक्सक्लूड करना इंडिपेंडेंट, हाउएवर ये भी रिटायरिंग डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट नॉमिनी। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लौता बचा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब जनरली देखा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो क्राइटेरिया है दैट इज लिस्टेड अनलिस्टेड का बच्चे सब याद करने बैठते, तो आपको एक बात बताऊं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन, रेम्युनरेशन कमिटी सबके लिए सेम ही है। तीनों का ये जो लिमिट है, तीनों का लिमिट क्या है, सेम है। तो चाहे वो आपका चाहे आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, चाहे आपका ऑडिट कमिटी हो, या फिर आपकी क्या होगी नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी हो, तीनों के केस में ये ही है कि एक एक लिस्टेड कंपनी को चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितने 1/3। पब्लिक कंपनी जो लिस्टेड नहीं है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, और एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग लोन हो, डिपॉजिट हो या डिबेंचर हो ग्रेटर देन 50 करोड़ है, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, तो डॉर्मेंट को छोड़ दो, होल्डी ओन सब्सिडियरी जॉइंट वेंचर को छोड़ दो। क्यों छोड़ दे? डॉर्मेंट कोई ट्रांजैक्शन होते ही नहीं है उसमें, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक स्पेसिफाइड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं, तो क्या करोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रख के? आप ही की तो सब्सिडी है 100%, वो भी इधर अपॉइंट हो गया, मतलब वहां पे भी ये लोग अपॉइंटेड ही एक तरह से, खुद ही की तो सब्सिडी है, वहां पे भी छोड़ो, जॉइंट वेंचर तो वैसे ही कंपनी नहीं है, तो यहाँ पे बोलते हैं इनको छोड़ के ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया लिस्टेड एज वेल एज इन पब्लिक कंपनी पे एप्लीकेबल होगा। अब कितना चाहिए? लिस्टेड कंपनी को 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर और अनलिस्टेड को मिनिमम 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए। लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है और उस पर एलओडीआर के रेगुलेशन लगते हैं तो उसको भी चेक करो, और ऑडिट कमेटी में अगर नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, क्योंकि ऑडिट कमेटी बोलती है कि मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चाहिए, तो चेक करो कि आपको एक्चुअल में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने चाहिए, तो एलओडीआर भी चेक करना होगा अगर एलओडीआर के रेगुलेशंस लगते हैं तो। नहीं तो आपको क्या करना, ऑडिट कमेटी के रिस्पेक्ट में तो बकायदा चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी अगर वैकेंसी होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो विच एवर इज लेटर, अर्लिएस्ट बट नॉट लेटर देन, लेटर कितना है 3 months फ्रॉम वेकेशन वैकेंसी, और बोर्ड मीटिंग, नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। फिर यहाँ पे बोलते हैं कंपनी, इफ नॉट कंप्लाई, देखो हर कंपनी जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, उसका क्राइटेरिया बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 10 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल टू 100 करोड़ टर्नओवर, और ग्रेटर देन 50 करोड़ का आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर, डिपॉजिट। बोलते अगर नेक्स्ट ईयर ये कंप्लाई नहीं हुआ तो क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए? बोलते ऐसा नहीं है, कंसेक्यूटिव 3 साल तक अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ तो आपके ऊपर से ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट हटेगी। और अगर आप एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं तो हर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, जो फर्स्ट बोर्डिंग में, जिस बोर्ड मीटिंग में पहली बोर्ड मीटिंग में आप एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर गए हो, हर साल की फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में, और जब भी कोई पर्टिकुलर चेंज आता है आपको बताना है कि आपका इंडिपेंडेंस का क्या हुआ, आपको ये इन्फॉर्म करना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 2 टेन्योर के लिए अपॉइंट होता है, जो एक्सटेंड कर सकता है 5 ईयर। एक्सटेंड मतलब जरूरी नहीं है कि कंपलसरी 5 ईयर्स के लिए 2 टर्म के लिए अपॉइंट करो, एक को 3 टर्म के लिए करना, दूसरी बार 5 टर्म के लिए करना, चलेगा। इन्होंने एक्सटेंड लिखा है, हो सकता है इतना, तो यहाँ पे एक बार हमने 3 साल के लिए अपॉइंट किया, दूसरी बार 5 साल के लिए, तो वो डायरेक्टर ये नहीं बोल सकता कि अभी तो मेरा 8 साल ही हुआ है, 10 साल नहीं हुआ, 2 साल के लिए और अपॉइंट करो, ये नहीं हो सकता, क्योंकि 2 टेन्योर में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो आप चाहो तो 1-1 साल के लिए भी करोगे तो भी उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, बट 2 टेन्योर में एक्सटेंशन 5 ईयर्स तक का दिया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अगर वही ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर इसे अपॉइंट या रीअपॉइंट करना चाहते हो सेकंड टर्म में स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, और इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन मिलेगा, एक्सपेंस अगर कुछ किए उसका रिइंबर्समेंट मिलेगा, उसे सिटिंग फीस मिलेगी, लेकिन स्टॉक ऑप्शन नहीं मिल सकता हमारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, एंड ही इज ऑल्सो नॉट लाइबल टू रिटायर बाय रोटेशन, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि ये जो हमारा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या क्या मिल सकता है,
वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या कर लिया है, देख लिया है, लेकिन इसको ईसॉप दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन कतई नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद बोलते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट में कहीं भी कुछ भी लिखा हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो या तो प्रमोटर या केएमपी नहीं है, किसी भी सूरत में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी नहीं है तो उन्हें लाइबल नहीं कहा जाएगा चीजों के लिए। अगर उनके नेग्लिजेंस से हुआ तो ही वो लाइबल होंगे, और उन्होंने कोई नेग्लिजेंस शो नहीं किया तो दे वुड नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द थिंग्स। फिर यहाँ बोलते हैं कि कंपनी, अगर तुम किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करो तो तुम्हें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी देना पड़ेगा कि सारी कंडीशंस अपॉइंटमेंट के आपने फुलफिल की है, ठीक है। और जनरल मीटिंग के नोटिस के साथ ये एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी आपको अटैच करना पड़ेगा। अब हमारा होलसेल बचता है क्राइटेरिया ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का क्राइटेरिया कतई इंपॉर्टेंट है, यही तो आपको बताएगा कि कहाँ पे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के क्राइटेरियाज लगते हैं, कहाँ नहीं लगते हैं, कौन इंडिपेंडेंट हो सकता है कौन नहीं। सबसे इजी, अगर आपकी कंपनी का ही ये डायरेक्टर है, ऑलरेडी आपकी कंपनी में मैनेजमेंट देख रहा है, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी है, नहीं चलेगा। या फिर आपकी हैज कंपनी मतलब होल्डिंग एसोसिएट सब्सिडरी और कंपनी, आपकी कंपनी, आपकी होल्डिंग, आपके एसोसिएट आपकी कंपनी का प्रमोटर है, नहीं चलेगा। तो ना तो ये मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर होना चाहिए, ना ही आपकी हैज कंपनी का प्रमोटर होना चाहिए, और ना ही हैज कंपनी के प्रमोटर का रिलेटिव होना चाहिए। तो 3 पहले लर्न करो, ना मैनेजिंग डायरेक्टर, ना होल टाइम डायरेक्टर, ना नॉमिनी डायरेक्टर, ना हैज कंपनी का प्रमोटर, ना हैज कंपनी के प्रमोटर का रिलेटिव। क्या यहां तक बात समझ में? फिर यहाँ पे बोलते हैं क्राइटेरिया में कि इनका कभी भी ना था ना है कोई पेक्यूनर रिलेशनशिप, कोई पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। रेम्युनरेशन को छोड़ दो, रेम्युनरेशन तो भाई एक डायरेक्टर लेगा ना, रेम्युनरेशन छोड़ के इनका कोई भी पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। टोटल इनकम का मोर देन 10%, अगर टोटल इनकम इनकी जितनी भी है उसका 10% से ज्यादा इनका ट्रांजैक्शन चल रहा है हैज कंपनी से, किससे, कंपनी से, हैज होल्डिंग से, सब्सिडरी से, एसोसिएट, या फिर इनके प्रमोटर डायरेक्टर से, तो अगर इनका पेक्यूनर रिलेशनशिप है, रेम्युनरेशन रिसीव करना पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं होता, तो अगर इनका पेक्यूनियरी रिलेशनशिप है अदर देन रेम्युनरेशन हैज कंपनी या फिर उनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ, जो उनकी टोटल इनकम का मोर देन 10% जा रहा है, तो ऐसे केस में बोलते हैं अगर पिछले 2 साल में ऐसा हुआ है या करंट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है ऐसा रिलेशनशिप, तो आई एम सॉरी टू से आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो। पर मैम पेक्यूनर रिलेशनशिप में क्या इंक्लूड नहीं होता, जैसा बोला रेम्युनरेशन और सिटिंग फीस इंक्लूड नहीं होती है। यहाँ पे हम कर रहे थे कि पेक्यूनर रिलेशनशिप में क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती। रेम्युनरेशन आप पे कर रहे हो, दैट इज नॉट अ पेक्यूनर रिलेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिटिंग फीस पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं है। एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट पेक्यूनर, अरे भाई किसी को बेनिफिट नहीं दे रहे हो, कोई काम कर रहा है उसका आप पैसा दे रहे हो, दैट इज नॉट अ पेक्यूनर रिलेशनशिप। या फिर प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन जिसे मेंबर्स ने अप्रूव कर रखा है, वो भी पेक्यूनर रिलेशनशिप नहीं है। और ये पेक्यूनियरी रिलेशनशिप वाला, सिर्फ ये वाला क्लॉज आपकी गवर्नमेंट कंपनी को एप्लीकेबल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, प्रमोटर ऑफ हैज कंपनी, रिलेटिव ऑफ द प्रमोटर ऑफ द हैज कंपनी, देन पेक्यूनर रिलेशनशिप ग्रेटर देन 10% अगर चली गई ऑफ द टोटल इनकम पास्ट 2 ईयर्स में एंड करंट ईयर में, तो आप कंपनी के साथ करो, हैज कंपनी या फिर उनके प्रमोटर डायरेक्टर के साथ, तो आप क्या नहीं बन सकते, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। और पेक्यूनर रिलेशनशिप में आपका रेम्युनरेशन काउंट नहीं होता, सिटिंग फीस काउंट नहीं होता। पेक्यूनर रिलेशनशिप में
प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन भी काउंट नहीं होता है, और जिसे जनरल मीटिंग में मेंबर्स ने अप्रूव किया हो। यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंपनी पे नहीं लगता, या फिर ऐसी कोई भी चीज जो आमलन प्राइस पे हुई हो वो भी पेक्यूनर नहीं होती है। अब इसके अलावा बोलते हैं नो रिलेटिव, सिर्फ रिलेटिव बोल रहे हैं। आपके रिलेटिव ने अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड किया है तो कहाँ होल्ड कर सकते हैं? इस कंपनी में। अब यहाँ प्रमोटर डायरेक्टर तो आने का सवाल होगा क्या? तो बोलते हैं कोई भी रिलेटिव अगर सिक्योरिटी या इंटरेस्ट है इस कंपनी में होल्ड करके रखता है, क्योंकि कंपनी में ही तो आपका सिक्योरिटी इशू होती है, प्रमोटर डायरेक्टर तो सिक्योरिटी इशू कर नहीं सकते। तो बोलते हैं आपके रिलेटिव ने अगर हैज कंपनी में सिक्योरिटी या इंटरेस्ट होल्ड किया है, कितना? 50 लाख रुपीज और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस 50 lakh, 2% of the paid up share capital whichever is less, और prescribed amount जो भी है whichever is higher, whatever is the prescribed amount whichever is higher। तो इस केस में भी आप क्या नहीं बन सकते? हमारे इस केस में भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो सकते। इंडेटेड टू, अगर आप हैज कंपनी को इंडेटेड हो, आपने उनसे कुछ उधार लिया है, या फिर उसके प्रमोटर और डायरेक्टर से उधार लिया है, या तो उनके प्रमोटर डायरेक्टर या फिर हैज कंपनी से उधार लिया है, तो प्रमोटर डायरेक्टर कौन से? हैज कंपनी के। 50 लाख से ज्यादा पिछले 2 सालों में या फिर करंट ईयर में आपने ये उधार लिया है। इनफैक्ट ये जो आपका यहाँ पे भी है सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ये भी पिछले 2 साल का और करंट ईयर का देखते हैं। अगर ये 50 लाख है, वहां पे 50 लाख और 2% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल विच एवर इज लेस, और उसका प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट विच एवर इज हायर है, तो इस केस में भी क्या नहीं हो सकता? इस केस में भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हो। या फिर आपने गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड की किसी और पर्सन के रिस्पेक्ट में, इंडेटेड कोई और पर्सन है, आप सिर्फ गारंटी सिक्योरिटी हैज कंपनी या उसकी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को दे रहे हो, हैज कंपनी या फिर इन कंपनी के प्रमोटर्स, हैज कंपनी के प्रमोटर या फिर होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर, इसको गारंटी सिक्योरिटी दिए जो 50 लाख से ज्यादा है, तो भी पिछले 2 सालों में या करंट ईयर में दिए, नहीं चलेगा, आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। या फिर कोई भी पेक्यूनियर ट्रांजैक्शन या रिलेशन जो अभी आप कर रहे थे ना, दैट इज सिक्योरिटी रिलेटेड, इंडेटनेस रिलेटेड, गारंटी रिलेटेड, अगर वो सारा काउंट करा, अगर हमने कोई भी पेक्यूनियर रिलेशनशिप जो हम अभी कर रहे थे इंडेटेड सिक्योरिटी वाला, अगर हैज कंपनी के साथ आपका है 2% से ज्यादा निकल जाता है, या 2% भी होता है ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम का, टोटल इनकम या ग्रॉस टर्नओवर का 2% या उससे ज्यादा निकलता है, तो भी आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो सिक्योरिटी वाइज रिलेटिव है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे रिलेटिव का चेक कर रहे हैं 2% और 50 लाख। इंडेटनेस आपकी है, किसको इंडेटेड है? हैज कंपनी, उसके प्रमोटर्स और होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर नहीं। यहाँ पे जब आप इंडेटेड हो तो हैज कंपनी, उसके डायरेक्टर प्रमोटर दोनों के लिए, लेकिन गारंटी सिक्योरिटी हैज कंपनी, उसके प्रमोटर और डायरेक्टर ऑफ ओनली होल्डिंग कंपनी है। या फिर कोई भी पेक्यूनियर रिलेशनशिप ओवरऑल टोटल करके अगर 2% ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर या फिर टोटल इनकम 2% या उससे ज्यादा निकलता है, तो इन दैट केस इंडेटनेस है, इन दैट केस आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। या फिर नाइदर हिमसेल्फ नॉर एनी ऑफ हिज रिलेटिव, ना तो वो खुद ना कोई उसका रिलेटिव, क्या होना चाहिए? केएमटी नहीं होना चाहिए। आप इतनी मेन पोजीशन पे या तो आप हो या आपके रिलेटिव है, तो आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो बन नहीं सकते। या फिर आप खुद एम्प्लॉय हो, आप केएमपी नहीं हो, आप खुद एम्प्लॉय हो, तब भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो आप या आपका रिलेटिव की मैनेजरियल पर्सनल है, तो यू कैन नॉट बी द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, या फिर आप खुद एम्प्लॉय हो तो भी नहीं। तो क्या मतलब मैम रिलेटिव एम्प्लॉय हो सकता है? वो हो सकता है। मेरा भाई जिस कंपनी में छोटा सा एम्प्लॉय है, तो क्या मैं वहां इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बनूंगी? उस छोटे से एम्प्लॉय की क्या चलेगी हमारे कंपनी में? कुछ भी नहीं। तो केएमपी की चलती, इसलिए रिलेटिव भी कवर किया, एम्प्लॉय भी कवर किया। इसीलिए एम्प्लॉय बोला कि आप खुद होगे, तो आप खुद अगर एम्प्लॉय हो तो भी आपकी नहीं चल पाएगी कंपनी में, क्योंकि आप तो कंपनी के एम्प्लॉय हो। पर रिलेटिव है तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ये पिछले 3 सालों में चेक किया जाएगा। पर ये चीज 3 साल वाली एम्प्लॉय पे नहीं, आपके रिलेटिव एज एन एम्प्लॉय पे नहीं लगती है। या फिर आप
आपके रिलेटिव के साथ मिलके 2% और मोर टोटल वोटिंग पावर अगर होल्ड करते हो, तो 2% और मोर ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आप या आपके रिलेटिव्स मिलके होल्ड करते हैं, तो इन दैट केस ऑल्सो आप केएमपी नहीं हो सकते। या फिर आप किसी ऐसे एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ या डायरेक्टर हो जो 25% या उससे ज्यादा रिसीव कर रहा है हैज कंपनी या उसके प्रमोटर से रिसिप्ट। हमारी हैज कंपनी है, हैज कंपनी के प्रमोटर से 25% है, उससे ज्यादा क्या देते हैं, डोनेशन दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इंडेटेड, वो हमारे लिए क्या है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा वो। या फिर 2% और मोर वो खुद डायरेक्टर हमारी कंपनी में होल्ड करके बैठा है, 2% या मोर टोटल वोटिंग पावर, तो 2% और मोर कहाँ का है, यहाँ 2% और मोर है। आप आपके रिलेटिव के साथ 2% और मोर करें, या फिर आपका रिलेटिव अकेले 2% और मोर टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ 50 लाख व्हिचएवर इज लेस करे, याद आ रहा है, तो भी नहीं। या फिर आप किसी ऐसी पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉय हो, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो जो पार्टनरशिप फर्म हमारे ऑडिटर की है या सीएसीएस कॉस्ट अकाउंटेंट की है जो हमारा ऑडिट करते हैं, तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। तो पिछले 3 सालों में अगर आप किसी ऐसे फर्म के ऑडिटर, ऐसे फर्म के पार्टनर, एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर हो जो हमारे ही ऑडिटर की सीएसीएस कॉस्ट अकाउंटेंट की है, तो हमारा कौन, हैज कंपनी का ऑडिटर, हैज कंपनी का सीएसीएस वगैरह कॉस्ट अकाउंटेंट की है, तो भी आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। और अगर कोई लीगल कंसल्टेशन फर्म के साथ हैज कंपनी का जो ट्रांजैक्शन है ग्रेटर देन इक्वल टू 10%, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 10% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर, याद रखना कहाँ ग्रॉस टर्नओवर है, कहाँ टोटल इनकम है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों कवर किए हैं कि आप क्या हो, इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो पेक्यूनर रिलेशनशिप में ग्रेटर देन 10% ही लिखा था, तो इन चीजों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। सो दिस कंप्लीट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारा ओवरऑल की, हमारा इंडिपेंडेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टर जो हमने किया था उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी कंप्लीट हो गया। फिर हमने ये रजिस्टर वाली चीज ऑलरेडी कर ली थी, और कंपनी एक्ट में कहीं भी डायरेक्टर के चैप्टर के लिए कोई पेनल्टी नहीं लिखी हो तो ये पेनल्टी आपकी आएगी, दैट इज 50,000। अगर आपका ऑफेंस कंटिन्यू होता है तो 500 पर डे, मैक्सिमम कंपनी के लिए 3 लाख है और ऑफिसर के लिए कितनी है, 1 लाख है। दिस वी हैव ऑलरेडी डन। तो दिस नाउ कंप्लीट्स योर डायरेक्टर का फुल फ्लेज कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ रिविजन। होप इट वुड हैव बीन बेनिफिशियल फॉर यू। तो डायरेक्टर हमारा खत्म होता है। अब आप इसको अच्छे से सुनो, क्वेश्चंस बिना देखे करो और एक टेस्ट दे डालो, खत्म। इससे ज्यादा कोई प्रिपरेशन नहीं चाहिए होती, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।